हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। सो इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस द एमसीक्यूज ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म। सो आई होप आपने जो प्रीवियस वीडियो थी हाइपरथायरॉयडिज्म की थ्योरी की वो देख ली होगी। सो इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो देन प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, हाइपरथायरॉयडिज्म थ्योरी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर रेगुलरली विजिटिंग दिस चैनल एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन फर्स्टली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल अपकमिंग नोटिफिकेशन। एंड अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, यू आर लर्निंग समथिंग डे बाय डे, देन प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक जरूर करा करो एंड अपने नर्सिंग सर्कल में इन वीडियोस को शेयर जरूर करा करो। एंड ऑब्वियसली आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करा करो। सो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the first question is, a nurse is completing a health assessment of 42-year-old female with suspected diagnosis of Graves' disease. So nurse should assess this client for anorexia, tachycardia, weight gain or cold skin. So what is Graves' disease? It is actually uncontrolled hyperthyroidism. So hyperthyroidism में क्या होता है, T3 T4 का लेवल इंक्रीज होता है। सो जब T3 T4 का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हीट इंटॉलरेंस होएगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी। सो कोल्ड स्किन इज रॉन्ग ऑप्शन हियर। सो नेक्स्ट इज वेट गेन। सो अब T3 T4 लेवल ज़्यादा होगा, ग्रेव डिजीज में अनकंट्रोलेबल होगा, देन क्या होगा, कैलोरीज जल्दी बर्न होएगी, ज़्यादा बर्न होएंगी एंड वेट लॉस होगा। सो ऑप्शन सी भी आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑप्शन बी टेकिकार्डिया एंड ऑप्शन ए अनोरेक्सिया। सो मैंने आपको बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म एंड ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, जितने भी आपके बॉडीली प्रोसेसेस हैं वो एक हायर रेट पे वर्क करते हैं। मींस आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, देन आपका जीआई प्रोसेस बहुत हाई रेट पे वर्क करेगा तो डायरिया होगा। सो आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, इमोशनल लाइबिलिटी होएगी, डिक्रीज कंसंट्रेशन होएगी। सो ऑल दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ ग्रेव्स डिजीज और हाइपरथायरॉयडिज्म। सो इसलिए यहाँ पे टेकिकार्डिया विल बी द राइट आंसर। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज पल्स रेट कैन बी सीन इन दिस डिजीज। सो एनोरेक्सिया इसकी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है एज सच स्पेसिफिक। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टेकिकार्डिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A nurse should instruct the family of a child with newly diagnosed hyperthyroidism. सो चाइल्ड है डायग्नोज्ड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। सो क्या इंस्ट्रक्शंस देगी नर्स? सो कौन सी इंस्ट्रक्शन सही है वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो ऑप्शन दी हुए हैं, कीप देयर होम वार्मर देन द यूजुअल। सो वार्मर तो करना ही नहीं है बिकॉज इसमें हीट इंटॉलरेंस है। वार्मर रखना होता है हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में। So this is a wrong intervention. So next है encourage the plenty of outdoor activities. So अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस होती है ग्रेव्स डिजीज में एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में। सो जब हीट इंटॉलरेंस होएगी तो जब वो आउटर एनवायरनमेंट में जाएगा अपनी प्लेइंग एक्टिविटीज के लिए तो क्या होएगा, जो सनशाइन होएगी उसकी स्किन को इरिटेट करेगी। और सो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। हाइपरथायरॉयडिज्म में आउटडोर एक्टिविटीज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। सो नेक्स्ट है प्रमोट द इंटरेक्शंस विद वन फ्रेंड इंस्टेड ऑफ द ग्रुप्स। ओके, सो ये ऑप्शन सही हो सकता है बिकॉज हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी बहुत हाइपर एक्टिव स्टेज में रहती है। सो वो साइकोलॉजिकली भी चाइल्ड होगा वो हाइपर एक्टिव होगा। सो इमोशनल लाइबिलिटी होएगी, डिक्रीज कंसंट्रेशन एंड अटेंशन इसका एक मेन फीचर रहता है। सो वो एक फ्रेंड के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो ये ऑप्शन सही हो सकता है। एक बार हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सो लिमिट द बेदिंग टू प्रिवेंट द स्किन इरिटेशन। सो हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसमें क्या होता है कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। सो स्वेटिंग ज़्यादा होएगी तो क्या होएगा, आपको बेदिंग को एनकरेज करना है कि डेली बेद करना है। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी भी गलत हो गया। सो जो करेक्ट ऑप्शन बना यहाँ पे दैट इज ऑप्शन सी, प्रमोट द इंटरेक्शन विद वन फ्रेंड इंस्टेड ऑफ द ग्रुप्स। क्लियर जी।
सो चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन ग्रेव्स डिजीज. सो 11 year old चाइल्ड है डायग्नोज विद ग्रेव्स डिजीज एंड इज टू स्टार्ट द ड्रग थेरेपी. सो अभी उसको ड्रग्स देनी स्टार्ट करी है हमने. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान फॉर द चाइल्ड मदर एंड टीचर. सो कौन से इंस्ट्रक्शन सही है जब आपने ड्रग थेरेपी स्टार्ट करनी है टू द चाइल्ड विद ग्रेव्स डिजीज. सो ऑप्शन देखते हैं हम. कंटिन्यू विद सेम अमाउंट ऑफ स्कूल वर्क एंड होमवर्क. सो ऑप्शन बी है अंडरस्टैंड दैट द मूड स्विंग्स आर रेयर विद दिस डिसऑर्डर. सो मूड स्विंग्स रेयर नहीं है, मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है. अभी हमने ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में डिस्कस करा है. सो ये ऑप्शन गलत हो गया. सो नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड दैट इज ऑफर टू द चाइल्ड. सो जब हमने हाइपरथायराइडिज्म की थ्योरी डिस्कस करी थी तो वहां पे हमने डिस्कस करा था कि हाइपरथायराइडिज्म में जो कैलोरीज है वो हायर रेट पे बर्न होती है. सो जब बर्न ज़्यादा होंगी कैलोरीज तो हमें कैलोरी इनटेक इंक्रीज करवाना है, ना कि लिमिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है. सो लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्रोवाइड द चाइल्ड विद काम एंड नॉन स्टिमुलेटिंग environment. So this is very very appropriate intervention. So when the person is diagnosed with Graves disease or hyperthyroidism, you should encourage to provide a non-stimulating environment because इसमें क्या है कि बॉडी जो पर्सन है उसको हमने काम रखना होता है, एक नॉन स्टिमुलेटिंग अप्रोच यूज करनी होती है. सो जो स्कूल वर्क है उसको थोड़ा आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जब तक अपनी ड्रग एफिकेसी स्टार्ट नहीं कर देती. सो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा. यू हैव टू प्रोवाइड काम एंड नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट. Okay, so with this, moving towards the next question. Okay, so the next question is a client has been diagnosed with hyperthyroidism. So increase T3 and T4 है. So which sign and symptom may indicate a thyroid storm? So thyroid storm is a complication of the hyperthyroidism. So select all that apply. So यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ABCD लिखना था. चलो ठीक है, फिर भी आपने जो ऑप्शन सही है वो सिलेक्ट कर लेने हैं. सो थायराइड स्टॉर्म के क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? फीवर होगा बिकॉज इसमें क्या है कि हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होएगी. देन है नोजिया. सो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया. सो दीज आर दी मेन क्लिनिकल फाइंडिंग्स कैन बी सीन इन दिस कंडीशन. सो ये भी सही हो गया. देन आ लेथार्जी. सो लेथार्जी इज अ साइन विच कैन बी सीन इन हाइपोथायरोडिज्म. ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि बॉडी ज़्यादा वीक फील करती है, ज़्यादा फैटीग में रहता है पर्सन. सो लेथार्जी इसका साइन नहीं होएगा. So next is tremor. Yeah, so tremor is a very specific clinical finding seen in case of hyperthyroidism and thyroid storm. So next is confusion. So confusion can be seen as this thyroid storm persists for a time. So confusion is the right answer here. So bradycardia is not a sign of hyperthyroidism or thyroid storm. Bradycardia in fact is seen in case of hypothyroidism. So यहाँ पे correct options कौन कौन से बने? Option E, option F, देन जी नहीं होएगा, देन एच होएगा एंड ऑप्शन आई कंफ्यूजन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अ क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग थायरोइडेक्टमी. सो थायरोइडेक्टमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड. सो विच असेसमेंट इज अ प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट. सो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपने फाइंड आउट करनी है. सो ऑप्शन ये हुए हैं हाइपोग्लाइसीमिया, लेवल ऑफ हॉर्सनेस, then respiratory distress and edema at a surgical site. सो यहाँ पे प्रायोरिटी है. सो प्रायोरिटी क्या बनती है आपकी? ऑलवेज एयरवे प्रायोरिटी बनती है जब भी हो. सो यहाँ पे क्या है कि ओडिमा हो सकता है बिकॉज सर्जिकल साइट पे स्वेलिंग हो सकती है एंड ओडिमा कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. सो यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा इसका आंसर. सो बिकॉज दिस इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी. सो बाकी ऑप्शंस भी सही हैं. आपने ओडिमा के लिए मॉनिटर करना होता है बिकॉज हो सकता है ओडिमा वहाँ पे, हॉर्सनेस हो सकती है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ अ सर्जरी एंड हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी द कॉम्प्लिकेशन. बट यहाँ पे आपको प्रायोरिटी पूछी है एंड प्रायोरिटी आपकी ऑलवेज बनेगा एयरवे. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with hyperthyroidism has been given methimazole. So which nursing considerations are associated with this medication? Select all that apply. ओके, सो देखते हैं वन बाय वन. सो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर द मेथिमाजोल विद फूड. सो मेथिमाजोल को आपने फूड के साथ देना होता है बिकॉज दिस ड्रग कैन कॉज नोजिया एंड
वॉमिटिंग। सो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। देन नेक्स्ट है प्लेस द क्लाइंट ऑन लो कैलोरिक एंड लो प्रोटीन डाइट। सो ये ऑप्शन गलत है बिकॉज हाइपर थायरॉयडिज्म में हम देते हैं मेथिमाजोल, एंड हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, कैलोरी इनटेक इंक्रीज होता है, ना कि लो कैलोरी इनटेक होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो गया। सो नेक्स्ट है ऑप्शन सी, असेस द क्लाइंट फॉर अनएक्सप्लेन्ड ब्रूसिंग और ब्लीडिंग। सो मैंने थ्योरी में आपसे डिस्कस करा था कि जो मेथिमाजोल है, दिस ड्रग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर होगा तो ब्रूसिंग और ब्लीडिंग होने का रिस्क हो सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देन ऑप्शन डी है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट सच एज सोर थ्रोट, फीवर और हेडेक। सो इस ड्रग का साइड इफेक्ट जो कि हमने डिस्कस करा था कि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है। सो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस मींस के डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। सो यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट फॉर एडवर्स इफेक्ट लाइक सोर थ्रोट, फीवर और हेडेक। सो यहाँ पे ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही होएगा। देन ऑप्शन ई क्या है, यूज स्पेशल रेडियो एक्टिव प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग द क्लाइंट यूरिन फॉर फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग द इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे ड्रग दे रही है मेथिमाजोल, जो कि क्या करती है, डिक्रीज करती है T3 T4 लेवल को। सो यहाँ पे रेडियो एक्टिव कुछ भी नहीं है मेथिमाजोल में, इट इज अ नॉर्मल मेडिसिन है ये। सो रेडियो एक्टिव प्रिकॉशन लेने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेंगे डेट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप थ्योरी वाली क्लास जरूर देखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट विद ग्रेव्स डिजीज टू रिसीव द रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ओके, सो ये अनदर इंटरवेंशन है टू ट्रीट विद grave disease. So the nurse tell the client which of the following about therapy. So radioactive iodine therapy के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन ए है, आफ्टर द इनिशियल डोज सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट मस्ट कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है लाइक प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, मेथिमाजोल है, वो ड्रग्स को आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, बट रेडियो एक्टिव आयोडीन को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 बार इसको देते हो इन सम केसेस। सो नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव आयोडीन इज डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय द एंटायर थायराइड ग्लैंड विद जस्ट 1 डोज। सो इसमें एंटायर थायराइड ग्लैंड जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग वर्ड्स हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ वही सेल्स हम डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि T3 एंड T4 प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं। सो एंटायर थायराइड ग्लैंड इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो नेक्स्ट है, it takes 6 to 8 weeks after the treatment to experience the relief of the symptoms of disease. सो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो एंटी थायराइड मेडिकेशंस होगी या फिर ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हो गई, दिस ट्रीटमेंट एटलीस्ट रिक्वायर सम वीक्स टू मंथ्स टू शो देयर एफिकेसी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। The high level of radioactivity prohibit the contact with family for 4 weeks after the initial treatment. So this option is again inappropriate because जो radioactive iodine होती है इसकी जो decay होती है वो बहुत fast होती है। So इसलिए 4 week तक कोई restriction रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So ये option भी wrong हो गया। So right answer of this question is option C. So next question देखते हैं, question number 8. A client with hyperthyroidism ask the nurse about the test that will be ordered to confirm the hyperthyroidism. So which diagnostic test should nurse include in discussion with this client? So the right answer of this question is TSH level and T3 level. बिकॉज क्या होता है कि इसमें T3 T4 का लेवल तो इंक्रीज होता ही है, बट TSH लेवल भी चेक करते हैं, बिकॉज TSH लेवल जनरली होता है कि डिक्रीज होता है, TSH डिक्रीज होता है, T3 T4 इंक्रीज होते हैं। क्यों होता है ऐसे, TSH लेवल डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि ग्रेव्स डिजीज जो कि एक मेन कॉज होता है हाइपरथायराइडिज्म का, उसमें ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से बॉडी में T3 T4 लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। सो उस टाइम पे जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको लगता है कि बॉडी में ऑलरेडी T3 T4 ज़्यादा है,
तो वो क्या करता है, TSH के लेवल को अपने आप डिक्रीज कर देता है, TSH का रिलीज नहीं करता है, सो डैट टू कंट्रोल दी लेवल ऑफ T3 एंड T4 इन अ बॉडी। सो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो इंटीरियर पिट्यूटरी अपने आप रेगुलेट करने की ट्राई करता है एंड TSH लेवल अपने आप डिक्रीज हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, TSH एंड T3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन मेडिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। प्रोपाइल थायोयूरासल इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद द हाइपरथायराइडिज्म। सो द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स व्हाई डू आई हैव टू टेक दिस मेडिकेशन, कि ये मेडिसिन क्यों लूँ मैं। सो द नर्स एक्सप्लेन दैट दिस मेडिकेशन इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बिकॉज इट डिक्रीजेज द vascularity of thyroid gland, production of thyroid hormones, then need for thyroid iodine supplements and amount of already formed thyroid hormones. So actually जो propyl thiouracil है, this decreases the production of the thyroid hormones. So जो ऑलरेडी आपका थायराइड हार्मोन बन चुका है उसको ये कुछ नहीं कर सकता, बट डिक्रीज कर सकता है कि फर्दर जो T3 T4 है उसका सिंथेसिस ना हो। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द क्लिनिकल फाइंडिंग्स एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म। So which clinical findings should nurse expect when assessing a client with hyperthyroidism? Select all that apply. सो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। डायरिया, सो डायरिया हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म में बिकॉज ऑफ इंक्रीज GI एक्टिविटी, ठीक है। सो GI प्रोसेस फास्टन होता है, हायर रेट पे वर्क करता है, सो डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट है लिस्टलेसनेस। सो लिस्टलेसनेस क्या है कि एनर्जी नहीं रहती आपको कोई काम करने के लिए, सो वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपर में नहीं होता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो नेक्स्ट है वेट लॉस। सो वेट लॉस हो सकता है बिकॉज उसमें कैलोरीज बहुत हायर रेट पे बर्न हो रही हैं, सो कैलोरीज बर्न हो रही हैं तो वेट लॉस भी होएगा, वेट गेन नहीं हो सकता ना बिकॉज कैलोरीज बर्न हो रही हैं। सो नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। सो ब्रेडिकार्डिया इसमें नहीं होता, इसमें होता है टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया इज एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म। सो लास्ट है ऑप्शन डी, डिक्रीज एपिटाइट। सो एपिटाइट इंक्रीज रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म में बिकॉज कैलोरी ज़्यादा जल्दी बर्न हो रही है। सो यहाँ पे द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरिया, देन वेट लॉस, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। सो बाकी जो लिस्टलेसनेस है, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज एपिटाइट, दीज आर एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो लास्ट हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 10, ओके। सो 11 होएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद हाइपरथायरॉयडिज्म एंड इज एक्सपीरियंसिंग एक्सोप्थेल्मिया। सो एक्सोप्थेल्मिया हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कंडीशन, जिसमें क्या होता है प्रोट्रूडिंग आई बॉल हो जाते हैं एंड ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो घूर रहा है किसी को। सो विच मेजर शुड नर्स इंक्लूड when teaching this client how to manage the discomfort associated with exophthalmia? So select all that apply. So बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अच्छे से देखते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को। सो ऑप्शन ए इज यूज टिंटेड आई ग्लास। या सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ प्रोट्रूडिंग आई बॉल रिस्क होता है फोटो सेंसिटिविटी होने का। सो फोटो सेंसिटिविटी रिस्क को डिक्रीज करने के लिए यू कैन यूज द टिंटेड आई ग्लास। सो नेक्स्ट है यूज वार्म एंड मॉइस्ट कॉम्प्रेसेस। आई थिंक सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें कोल्ड एंड मॉइस्ट कॉम्प्रेस यूज करने होते हैं सो डैट टू प्रिवेंट द फर्दर इरिटेशन। So next is elevate the head of the bed 45 degree. So elevation of the head end of the bed increases the drainage of the periorbital fluid and वो periorbital fluid decrease होता है when you elevate the head of the bed. So this is a correct intervention. सो ऑप्शन डी है टेप दी आईलिड्स एट अ नाइट इफ दे डोंट क्लोज। या सो आईलिड को आपने टेपिंग करनी होती है, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा था क्यों टेपिंग करनी होती है, बिकॉज ऑफ प्रोट्रूडिंग आई बॉल। सो अगर आंखें बंद नहीं हो रही तो आपने टेपिंग कर देनी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है अप्लाई ए पेट्रोलियम बेस्ड जेली अलॉन्ग विद लोअर आईलिड। सो पेट्रोलियम बेस्ड जेली यूज नहीं होती, इसमें हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल टीयर। क्यों यूज करते हैं? सो डैट टू प्रिवेंट दी कॉर्नियल ड्राइनेस। सो अगर कॉर्निया ज्यादा ड्राई रहेगा तो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। सो टू प्रिवेंट दी कॉर्नियल ड्राइनेस एंड टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आप टेपिंग करते हो आईलिड की, देन आप आर्टिफिशियल टीयर यूज करते हो, एंड टू प्रिवेंट द फोटो सेंसिटिविटी आप टिंटेड ग्लास यूज करते हो, एंड टू डिक्रीज द पेरिऑर्बिटल फ्लूइड आप हेड एंड रेज करते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है एंड ऑप्शन डी भी ठीक है।
Option B and E are the wrong intervention. Okay, so that's all about the today's video. So अब तक हमने हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म की थ्योरी एंड एमसीक्यूज डिस्कस करे. सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा डेट विल बी द कुशिंग सिंड्रोम. सो कुशिंग सिंड्रोम की पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज देखेंगे कुशिंग सिंड्रोम के. लाइकवाइज आगे हम उसके बाद करेंगे एडिसन डिजीज. सो आई होप आप इन वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे. एंड अगर आपको रियली इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं देन फॉर माई सपोर्ट आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने नर्सिंग सर्कल में. एंड इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करना. सो चलिए यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम. सो स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कोप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.